हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग शुरू कर रहे हैं हमारा इंडियन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले सब्जेक्ट का एक रीडिंग दैट इज हैज़ इंडिया डी इंडस्ट्रियलाइज प्रीमेच्योरली और डिसएग्रीगेटेड एनालिसिस। नाउ पर्पस ऑफ माय वीडियो इज टू फर्स्ट गिव यू अ वेरी क्रिस्प रीडिंग बेस्ड नोट्स। तो ये वाले जो नोट्स हैं, बिकॉज ये सारे नोट्स आई हैव मेड ऑन माई ओन, ये कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स नहीं है। सो यहाँ पे सारा फोकस रीडिंग के पर्सपेक्टिव से है कि व्हाट इज़ द प्रीमाइस ऑफ दिस रीडिंग एंड आपके एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ व्यू रखकर क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं एंड किस तरीके से प्रेजेंट करना है, उस तरीके से आई हैव प्रिपेयर्ड दीज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स। सेकेंड पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज़ टू एक्सप्लेन यू सो दैट एक बार आप 2-3 बार भी इस वीडियो को देख लेंगे, चलते चलते भी सुन लेंगे, तो आपके दिमाग में फ्लो बैठ जाएगा कि आंसर्स में क्या क्या लिखना है एंड यू विल बी एबल टू लर्न द स्टफ वेरी क्विकली। ओके, विजुअल मेमोरी और ऑडियो मेमोरी ज़्यादा आपकी हमारी स्ट्रॉन्ग होती है एंड सब्जेक्ट बोरिंग नहीं लगता है। एंड थर्ड पर्पस इज़, देखो मेरा पर्पस सिर्फ आपको नोट्स से पढ़ाना नहीं है, ये 2 पर्पस नहीं है मेरा वीडियो का। मेरा ये थर्ड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्पस इस वीडियो का यही है, आपको बताना कि हाउ टू यूज़ दीज नोट्स टू लर्न एंड राइट आंसर्स। बिकॉज अगर आप ये नोट्स पढ़ के चले जाएंगे एंड एज इट इज़ ये नोट्स को कॉपी करने की कोशिश करेंगे, एज इट इज़ जैसे लिखा है उसको 1, 2, 3 करके आप लिखने की कोशिश करेंगे, या मेजरली मैं बच्चों की गलती आपको बताऊं इंडियन इकोनॉमी के अंदर में क्या करते हैं, दे राइट द समरी, what they do, they write the summary of the reading। अगर आप ये summary of the reading की अप्रोच फॉलो करोगे, the examiner is not going to give you marks। ये सबसे बड़ा आपका डिटरेंट है मार्क्स लाने के लिए। बिकॉज आपने देखो, आपने पूरी रीडिंग अच्छे से पढ़ी, आपको समरी भी आती है, बट अगर आप उसकी रीडिंग की समरी से लिख कर प्रेजेंट करने के लिए आओगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपके मार्क्स मैक्सिमम वो इस सब्जेक्ट में, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी टफ सब्जेक्ट टू स्कोर, वो आपका 8 पे कैप कर देगा या 7 पे कैप कर देगा। हमारा एम यहाँ पर है 9 GPA तक जाना, 9 CGPA तक इस सब्जेक्ट में हमारा एम है कि हम लोग आंसर लेकर आएँ। वो तभी आएंगे, पहले 2 चीज़ें तो होनी चाहिए, पर थर्ड चीज़ होनी चाहिए आप इन नोट्स को यूज़ करके अपना आंसर कैसे फ्रेम करते हो। प्लीज़ 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 इस एग्ज़ाम के अंदर में कोई क्वेश्चन आया, आपको पता है कि ये मेरा मान लो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आया, आपको पता है ये इस रीडिंग के ऊपर क्वेश्चन है, प्लीज़ जाके इस रीडिंग की समरी मत लिख कर आ जाना। बिकॉज आई वॉन्ट टू रीइटरेट, कॉपिंग नोट्स इन एग्ज़ाम इज़ नॉट इक्वल टू गुड स्कोर। गुड मार्क्स आपके तभी आएंगे अगर आप लर्न कर लोगे हाउ टू प्रेजेंट द आंसर, मतलब कि यू नो द स्ट्रक्चर एज पर द क्वेश्चन, plus using notes to learn first crucial facts and crucial lines and crucial premise। आपको आप चाहे तो बोलो, आपको उनके कीवर्ड्स आपको याद होने चाहिए, आपको थोड़ा रोट लर्निंग करनी पड़ेगी, बट कीवर्ड्स याद होने चाहिए। Using notes to learn the crucial premise of reading as conveyed by the authors, facts and arguments, and you will not reproduce the summary। ये थोड़ा इनिशियली आपको प्रिपेयर करने के लिए इम्पॉर्टेंट है इंडियन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है आप समरी लिख कर आओगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, बट अगर आप समरी की जगह एक स्ट्रक्चर्ड वे में आंसर प्रेजेंट करके आओगे, यू कैन गो फ्रॉम 7 to 9 वेरी इजीली। सो लेट्स बिगिन विद दिस चैप्टर। फर्स्ट, वही मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं in the description box below। Second, I will go through the notes, I will explain it to you, बहुत ही easy explanation रहेगी। And third most important part है इस वीडियो के अंदर में, I will tell you how to approach the question। इस वाले रीडिंग से अगर कोई क्वेश्चन आता है, how will you write it, आपका उस क्वेश्चन को लिखने का स्ट्रक्चर क्या होगा। So let's begin। अब हम लोगों का ये आपका यूनिट 3 के अंदर में आप लोगों का सेक्टोरल एनालिसिस के अंदर में 3 सेक्टर कवर किए गए हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड
सर्विस सेक्टर। तो अभी हम लोग बात करें इंडस्ट्री सेक्टर की। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द पिक्चर। इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया में क्या हुआ है, हम लोगों का यहाँ एक मेजर प्रॉब्लम हमारी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हुई है। अभी आपने देखा भी होगा हमारा मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग को इम्प्रूव करने के लिए या रिवाइटलाइज करने के लिए बहुत एफर्ट्स किए जा रहे हैं, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा पेन पॉइंट है इंडियन इकोनॉमी का। दैट इज़ आर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर शेयर इन GDP हैज़ स्टैग्नेटेड। मतलब कि जो 15% का शेयर था वो बहुत डेकेड से उतना ही परसेंट शेयर होता जा रहा है। एग्रीकल्चर का आपको ट्रेंड पता ही है एंड सर्विस सेक्टर का ट्रेंड आपको पता है, जो रिस्पेक्टिव रीडिंग्स में हम टैकल करेंगे। सो दिस इज़ द पेन पॉइंट। तो यहीं से एक क्वेश्चन उठ के आ रहा है कि हैज़ इंडिया डी इंडस्ट्रियलाइज प्रीमेच्योरली। एंड बिकॉज इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी है, बोथ इन साइज एंड उसके अंदर बहुत हिट्रोजिनिटी है, राइट। लोग होमोजीनियस नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोगों को एक डिसएग्रीगेटेड एनालिसिस करना है। डिसएग्रीगेटेड एनालिसिस हम कैसे करेंगे? वी विल फर्स्ट सी द नेशनल पिक्चर, फिर हम लोग नेशनल पिक्चर से विल सी द स्टेट लेवल पिक्चर, एंड स्टेट लेवल पिक्चर से देन विल सी द डिस्ट्रिक्ट लेवल पिक्चर। तो हम इस तरीके से डिसएग्रीगेट करके पूरी इकॉनमी को देखो हमने लॉजिकली ब्रेक डाउन करा है, एंड देन विल सी कि ये इंडस्ट्रियल सेक्टर का हमारी इंडियन इकोनॉमी में हो क्या रहा है। सो जस्ट अ क्रक्स, नेशनल पिक्चर देखते हो तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा स्टैग्नेंट दिखाई देता है। स्टेट लेवल पिक्चर देखते हो तो आपको एक मिक्स्ड पिक्चर नज़र में आती है। कहीं स्टेट्स के अंदर में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता दिख रहा है एंड कई स्टेट्स के अंदर में इंडस्ट्री की ग्रोथ दिखती है। एंड जब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाते हो तो आपको एक अलग पिक्चर दिखती है। एक फीचर है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल इकोनॉमीज़ के अंदर में, डिस्ट्रिक्ट लेवल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में दिखाई देता है, जो बहुत स्पेशल फीचर है। दैट इज स्पेशल कंसंट्रेशन एंड राइजिंग लोकलाइजेशन। जब इस फीचर को और डिटेल में पढ़ेंगे आई विल एक्सप्लेन देन। तो ये वाला डायग्राम मैंने खुद बनाया है। सो अगर आपको अपना आंसर एनहांस करना है सो यू कैन मेक दिस डायग्राम, बट इससे पहले आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। एंड इफ़ यू हैव टाइम इट्स अ वेरी इजी डायग्राम, एंड दिस diagram I'll tell you at the end. So this is the thing that we have to understand. Now Kuznetsov structural transformation has told, इसको हम अलग तरीके से ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो कूजनेट ने स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का दिया था, एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग एंड देन मैन्युफैक्चरिंग से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, मैच्योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, एंड देन सर्विसेज की तरफ या हायर प्रोडक्टिव मैन्युफैक्चरिंग की तरफ हमारी इकॉनमी बढ़ती है, वो स्टॉल्ड हो गई है। दिस इज़ द मेन थिंग। हम लोग डी इंडस्ट्रियलाइज नहीं कर रहे हैं, अभी हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन एफर्ट स्टैग्नेंट हो गया है, सेक्टर स्टैग्नेंट हो गया है। अब जब भी हम एनालिसिस कैसे करेंगे इसका, ये हम मैन्युफैक्चरिंग को दो पार्ट में देखेंगे। ये सब्सटैंशिएट करने के लिए कि अरे हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके लिए हम लोग देखेंगे एम्प्लॉयमेंट का एरिया, मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट को देखेंगे एंड मैन्युफैक्चरिंग का आउटपुट देखेंगे। वही डायग्राम रिमेंबर करना, नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, तीनों लेवल्स पर हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट का क्या ट्रेंड रहा है, आउटपुट का क्या ट्रेंड रहा है, एंड देन एक हमारा इसके अंदर में एक डायमेंशन आएगा। सो फर्स्ट तो ये चीज़ें हम कवर करेंगे, एंड देन ये सब चीज़ें जब हम कर लेंगे हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस देखेंगे ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, वाई रिप्रेजेंट्स आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे हम लोग स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। ना फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता क्या है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इज डिक्लाइन इन द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडस्ट्री इन डोमेस्टिक आउटपुट एंड एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट। सो वही आउटपुट को हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं, एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट को चेक कर रहे हैं, एंड फिर देखेंगे अगर डिक्लाइन हुआ है शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग तो हम बोल देंगे कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। ना आपके दो टाइप के डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होते हैं, एक होता है मैच्योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड दूसरा होता है प्री मैच्योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन।
मैच्योर के अंदर में क्या होता है, आपकी एडवांस स्टेजेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन आप रीच कर जाते हो, रैपिड राइज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी होती है, एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो जाती है इन द सेक्टर एंड वर्कर्स आर एब्जॉर्ब्ड इन मॉडर्न सर्विसेज। अब ये जो मैंने मार्क करा है, दिस इज़ योर कीवर्ड मॉडर्न सर्विसेज, इसके अंदर में क्या होता है, फॉर एग्जांपल इन द यूएसए, इन द डेवलप्ड इकोनॉमीज, जहाँ पे आप यूरोप का एग्जांपल ले लो, यूरोप ने अपनी बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स कर दी है। वो फोकस करते हैं अब मोस्ट जो भी प्रोडक्टिव हायर प्रोडक्टिविटी एरियाज हो गए, जैसे कि रिसर्च में, डेवलपमेंट में, उन एरियाज में वो फोकस करे रादर देन असेंबली। जैसे असेंबली मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में ये लो प्रोडक्टिव काम होता है असेंबलिंग का। जैसे कि आईफोन जो है आपका, उसका पूरा का पूरा R&D यूएसए ने अपने पास रख लिया, बिकॉज इट्स इन अ मेच्योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एरिया। देन यू विल सी यूएसए ने आईफोन की जो असेंबली का काम है वो इंडिया को दे दिया। असेंबली इज़ पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, असेंबल करना फ़ोन को इज़ पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग जॉब इंडिया में आई है, बट वो कौन सी मैन्युफैक्चरिंग जॉब आई है, वो एक लो स्किल मैन्युफैक्चरिंग जॉब आई है। सो एडवांस स्टेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या होता है, रैपिड राइज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी होती है, रिड्यूस हो जाती है एम्प्लॉयमेंट इन द सेक्टर, बिकॉज इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, अब आपको लोग कम चाहिए, एंड वर्कर्स जो होते हैं अब वो मूव करते हैं फ्रॉम इंडस्ट्री, जैसे अभी कूजनेट का मैंने बताया, वो मूव करेंगे मॉडर्न सर्विस सेक्टर में। फॉर एग्जांपल अब वो असेंबली वाला काम छोड़कर R&D में चले जाएंगे। सो मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट टू लेबर अबंडेंट इकोनॉमीज। आईफोन के एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे, मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट्स टू लेबर अबंडेंट इकोनॉमीज, एग्जाम्पल इंडिया। नाउ प्री मैच्योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के में क्या होता है, हमारा लॉस होता है ऑफ रिलेटिवली हाई प्रोडक्टिव मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स एज वर्कर्स आर एब्जॉर्ब्ड इन लो प्रोडक्टिव इनफॉर्मल सेक्टर्स और रेंडर्ड अनएम्प्लॉयड। तो ये वाला केस कहाँ पे हुआ था हमारा, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका में हुआ था। फेस्ड प्री मैच्योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, their domestic industry wilted under foreign competition, liberal reforms and freer capital flows। 2 types of deindustrialization होते हैं। अब आप इंडिया की ग्लोबल स्टेज पे अगर पिक्चर देखना चाहो या मैन्युफैक्चरिंग का स्नैपशॉट देखना चाहो, सो दिस इज़ द स्नैपशॉट ऑन दैट इज़, आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब ईयर वाइज है, मैंने इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नोट्स में डाला नहीं, यू कैन पुट इट, मैं आपको बड़ा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देती हूँ। 1990s के अंदर में LPG पॉलिसी आई। सिंस 1990s व्हाट हैपेंड, सर्विस सेक्टर हैज इमर्ज एज द इंजन ऑफ इंडियाज ग्रोथ, राइट। बट हम लोगों ने सर्विस सेक्टर पे LPG रिफॉर्म्स के अंदर में इतना फोकस कर दिया, वी नेग्लेक्टेड द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सो दैट इज़ व्हाट द ऑथर वॉज ट्राइंग टू से, इंडिया फेल टू नोटिस पुअर इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस आफ्टर रिफॉर्म। फिर 2008 में आपने देखा होगा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, विच स्टार्टेड इन द US। बहुत सारे ऑथर्स नॉलेज के लिए बता रही हूँ इसको नॉर्थ अटलांटिक फाइनेंशियल क्राइसिस भी बोलते हैं, बिकॉज वो उस वाली एरिया में, नॉर्थ अमेरिका वाली एरिया, यूरोप की एरिया, उधर ज़्यादा इम्पैक्ट आया था, बट आप इसको GFC भी लिख सकते हो। तो 2008 में बिकॉज ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, तो US अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए US स्टार्टेड टू हैव मोर प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़। तो उसके कारण से इंडिया का जो ग्लोबल एम्बिशन था वो स्टॉल हो गया, पुट पेड का मतलब थोड़ा रुक गया। फॉर एग्जांपल अभी राइट नाउ भी अगर आप देखोगे इन द US विद द करंट एडमिनिस्ट्रेशन देयर इज़ अ टेंडेंसी ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, दे वॉन्ट टैरिफ, सो दिस कैन हैम्पर इंडियाज ग्लोबल एम्बिशन। आपको रीडिंग के बाहर कुछ भी नहीं लिख कर आना है, अंडरस्टैंडिंग के लिए रख लो, बट रीडिंग में अगर 2008 1990s की बात करिए, आप अपने आंसर में उतनी ही बात करोगे। देन 2017 में स्टेटिस्टिकली अगर आप देखो, इंडिया हैज़ प्रोड्यूस जस्ट 2.5% ऑफ वर्ल्ड इंडस्ट्रियल आउटपुट, चाइना का 25% था। सो यू सी कि कितना ज़्यादा वी हैव टू कैच अप।
We are the fifth largest economy. Whilst in 1980s, India and China started at similar level, China is known as the world's factory. So हम लोग लगभग 40 साल पहले सेम लेवल पे थे एंड 40 साल बाद हम लोग 2.5% पे एंड चाइना इज 25%. तो रियली वी दिस इज़ अ एरिया ऑफ कंसर्न, दिस इज़ अ पेन पॉइंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी. वी हैव टू फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग. एंड फोर्थ पॉइंट है, इंडिया टेक्नोलॉजिकली डिपेंडेंट हो गई है बहुत ज़्यादा. अगर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, आप टेक्नोलॉजिकली डिपेंडेंट हो जाते हो दूसरी कंट्री से लिए. आप सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर कर इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो. इंडिया नीड्स दीज जॉब्स टू कम टू इंडिया. इम्पोर्ट्स हैव रिजन. सो मैं एक बार आपको रीडिंग पूरी गो थ्रू कराऊंगी एंड देन आई टेल यू किस तरीके से आंसर प्रेजेंट करना है. दैट इज इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो. आई पुट द टाइम स्टैम्प एज वेल. तो अगर जिसको सिर्फ वही वाला पार्ट देखना है तो दे कैन सी दैट. आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड. अब जो मैं आपको कह रही थी ये ऊपर वाला, कि हम दो टाइप से देखेंगे, हम वही यहाँ पे डिसएग्रीगेटेड एनालिसिस कर रहे हैं. सो आंसर जब लिखोगे, ये कोर है. ये वाला पार्ट तो आप बहुत अच्छे से याद करके जाओगे ही जाओगे. चाहे आपको लर्न करना हो, ये वाला पार्ट आप लर्न करके जाओगे ही जाओगे. दिस इज़ सो ईजी. इसमें कुछ भी डेटा है, यू हैव टू लर्न इट नो मैटर व्हाट. सो फर्स्ट आउटपुट क्राइटेरिया. अब ये देखो, मैंने ऊपर भी बताया था, गिवन इंडिया साइज एंड डाइवर्सिटी और हेट्रोजिनिटी डिसएग्रीगेटेड एनालिसिस की ज़रूरत है. मतलब तोड़ना, नेशनल से स्टेट एंड स्टेट से हम लोग जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट पर. ये तीन जगह भी जा रहे हैं. एंड देन हम लोग आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट का भी डेटा देख रहे हैं. तो ये इतनी अच्छी तरीके से वी आर डूइंग द डिसएग्रीगेटेड एनालिसिस. सो आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट के नज़रिए से भी देख लें एंड इस 3 लेवल्स पर भी हम लोग देख रहे हैं. फर्स्ट ये तो समझ लें क्राइटेरिया होता क्या है. जिस तरीके से हमने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को समझा, ये समझो आउटपुट क्राइटेरिया है क्या मेरा. दिस इज़ नथिंग बट रेशियो ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आउटपुट टू जीडीपी. तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का वाई डिवाइडेड बाय जीडीपी ऑफ द इकॉनमी मेरे को बताता है कितना परसेंटेज शेयर मैन्युफैक्चरिंग का है इन जीडीपी आउटपुट में. Employment is nothing but ratio of manufacturing employment to total employment. Now output वही share of GDP and employment share of total employment है. national level पे अगर आप देखते हो, manufacturing 15% and industry 27% तक रही है. यहाँ पे हम लोग को एक कॉन्स्टेंसी दिखाई देती है कि बहुत सालों से इतने % पर ही हमारी इंडस्ट्री है. एम्प्लॉयमेंट का अगर आप नेशनल लेवल पे देखोगे, सेंसस के डेटा से देखोगे तो मैन्युफैक्चरिंग में एम्प्लॉयमेंट बढ़ी ही नहीं. सेंसस का डेटा देखोगे तो बेयरली बढ़ी है, बहुत थोड़ी सी बढ़ी है. बट अगर आप एनएसएस का डेटा देखोगे तो थोड़ा बहुत अपवर्ड ट्रेंड नज़र आ रहा है. तो ओवर एंड ऑल अगर मैं कंक्लूड करूँ इस पार्ट को, पूरे पार्ट को, नेशनल वाले पार्ट को, आई एम स्टैग्नेटेड. मेरी नेशनल लेवल पे पिक्चर दिखाई देती है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज स्टैग्नेटेड. एंड यहाँ पर भी अपवर्ड ट्रेंड भी इसलिए हो रहा है, शार्प राइज इन कंस्ट्रक्शन एम्प्लॉयमेंट. ये आप चीज़ अपने आसपास भी देख सकते हो कि कंस्ट्रक्शन बिकॉज बढ़ता जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है गवर्नमेंट की एंड प्राइवेट सेक्टर की भी. इसलिए यू कैन अस्यूम दैट देयर इज एंड अपवर्ड ट्रेंड इन द एम्प्लॉयमेंट, particularly due to construction employment. Now स्टेट लेवल पे हम लोग को पिक्चर थोड़ी मिक्सड दिखती है. आउटपुट में देखोगे ना तो मोस्ट स्टेट्स, फॉर एग्जांपल बिहार, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, एमपी, तमिलनाडु आर डी इंडस्ट्रियलाइज. अब मैं कैसे याद रखूँ स्टेट? 2 स्टेट तो आप बहुत इजीली याद रख लोगे. हरियाणा, यहाँ पे आपका गुरुग्राम में क्या है, सबसे ज़्यादा सर्विस वाली कंपनीज हैं, सर्विस सेक्टर है. कर्नाटका में क्या आपका बेंगलुरु है, सबसे ज़्यादा सर्विस आईटी सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पर सर्विस सेक्टर है. तो डी इंडस्ट्रियलाइज आप बोल सकते हो. तो बिहार, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, एमपी, तमिलनाडु डी इंडस्ट्रियलाइज हो रहे हैं. एंड कौन से स्टेट में शार्प मतलब इनका शेयर राइज हुआ है आउटपुट का इन जीडीपी? गुजरात एंड पंजाब में.
नाउ अगर ये स्टेट लेवल पे आप एम्प्लॉयमेंट देखो तो कुछ स्टेट्स में तो नो चेंज है एंड कुछ स्टेट्स में एम्प्लॉयमेंट राइज हुई है. सो दिस इज़ द पिक्चर. मिक्स पिक्चर दिख रही है. कहीं जगह दिख रहे हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, कहीं जगह दिख रहा है बढ़ रहा है, वही है, कहीं जगह दिख रहा है बढ़ रहा है घट रहा है. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर आप देखोगे आउटपुट के क्राइटेरिया से तो 62% डिस्ट्रिक्ट्स डी इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गए हैं. सो दिस इज़ अ वेरी वेरी कंसर्निंग नंबर. बट अगर आप एम्प्लॉयमेंट के क्राइटेरिया से देखोगे तो अराउंड 42% डिस्ट्रिक्ट्स ने शो करा है राइज इन मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट टू टोटल एम्प्लॉयमेंट, बट 20% डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने एक फॉल देखा है. यू हैव टू रिमेंबर दिस स्टेटिस्टिक्स. 42% ने राइज एंड 20% ने फॉल देखा है. तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस से क्या मैं यही तो मेरा क्वेश्चन था ना कि क्या मैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ इंडियन इकोनॉमी के अंदर या नहीं. एंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कब होता है? जब डिक्लाइन होता है शेयर में. यहाँ पे तो मुझे पिक्चर ही बहुत ही मिक्स्ड दिखाई दे रही है, राइट. नेशनल लेवल पे स्टैग्नेंट है, स्टेट लेवल पे मिक्स्ड एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कहीं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, वही मिक्स्ड पिक्चर है. सो तो यहाँ पे दिस इज द क्रक्स दैट यू हैव टू राइट ऑलवेज इन दिस आंसर्स. आई टेल यू लेटर ऑन कैसे लिखना है. इंडिया हैज़ नॉट डी इंडस्ट्रियलाइज्ड. स्टैग्नेशन इन द सेक्टर, हम लोग के इस सेक्टर में स्टैग्नेशन है. इंडस्ट्रियल आउटपुट हैज़ ग्रोन 6 to 7% इन लाइन विद द GDP ग्रोथ है. मतलब जितनी GDP बढ़ रही है उतनी ही इंडस्ट्रियल आउटपुट भी मेरा बढ़ रहा है. स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हैज स्टॉल्ड. ये एग्जैक्ट लाइन वही लाइन को अलग तरीके से लिखा है जो मैंने जिस प्रीमाइस से मैंने ये नोट स्टार्ट करे थे. ओके, नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. डायमेंशंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट. आप इस तरीके से हेडिंग भी लिख कर आ सकते हो. सो अब क्या क्या है, वेदर देयर हैज़ बिन, हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं. हमने आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे करा है, 3 लेवल्स पे भी करा, और हम और अच्छा ग्रैनुअल एनालिसिस कर रहे हैं. दैट इज़ चेंजेस इन स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब कि मान लो ये मेरा इंडिया का मैप है, मैं देखना चाह रही हूँ कि कहाँ कहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं. तो मैं ऐसे वैसे बनाई कि यहाँ पे देखा कि यहाँ पे देखो इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल, यहाँ पे क्लस्टर है, यहाँ पे क्लस्टर है. तो वही स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी देखना चाह रही हूँ. सो फर्स्ट डायमेंशन आप देखते हो, यू गेट अ सेंस ऑफ स्टेबिलिटी. स्टेट लेवल पे रैंकिंग में स्टेबिलिटी है. स्टेबिलिटी इन रैंकिंग ऑफ स्टेट्स इन एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी शेयर ऑफ टॉप 50 डिस्ट्रिक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट रिमेन स्टेबल. मतलब कि कोई नए डिस्ट्रिक्ट एड ऑन नहीं हुए हैं उसमें. जो पहले के 50 थे वही 50 अभी भी हैं. तो यहाँ पे स्टेबिलिटी है. Second dimension that you notice is manufacturing output and employment in India is highly concentrated in few states and districts. मतलब कुछ स्टेट्स के अंदर में बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कुछ स्टेट्स में ज़्यादा है. फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा इन स्टेट्स में तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, तो मतलब बहुत स्पार्स मिलेंगी. गुजरात पंजाब में राइज हुआ है. तो ये वाली चीज़ यहाँ से भी सब्सटेंशिएट हो रही है. ये आपका कीवर्ड है, रेड में जो मार्कर है, ये भी ग्रीन में भी जो मार्कर है. नो सिग्निफिकेंट स्पेशल रील एलोकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी सीम्स डिसर्नेबल. जब आप स्टेट लेवल पे देखते हो एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो उनकी डोमिनेंस कंटिन्यू हो रही है. नाउ थर्ड इज हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का. हमने पहले देखा स्टेबिलिटी, रैंकिंग. यहाँ पे हम लोग रैंक के बेसिस पे देख रहे थे. स्टेट वाइज रैंक स्टेबल है. अभी तक टॉप 50 डिस्ट्रिक्ट का जो शेयर वाली रैंक है वो भी अभी स्टेबल है. सेकंड हमने देखा कंसंट्रेशन कहाँ कहाँ पे है. कंसंट्रेशन हमने देखा कि कुछ ही स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, और वो अपनी डोमिनेंस कंटिन्यू कर रहे हैं. तो यहाँ पे हम लोगों ने कोई भी सिग्निफिकेंट स्पेशल एलोकेशन नहीं देखा. रैंकिंग के बेस में देख लिया हमने कंसंट्रेशन के बेसिस पे देख लिया. अब हम देख रहे हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का स्ट्रक्चर. यहाँ पे चेंजेस आपको दिखने मिलेंगे आफ्टर 1991 रिफॉर्म. व्हाट हैपन, जो हम लोग के कैपिटल एंड बेसिक गुड्स की जो इंडस्ट्रीज थी, आपने नेहरूवियन एरा वाली रीड करी होगी बाय पी बालाकृष्णा,
नहीं करी होगी तो आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो एज वेल, बिकॉज आई हैव टू मेक द वीडियोज ऑन ऑल दी अदर चैप्टर्स, मे बी नॉट इन द कमिंग फ्यू डेज बट सब्सिक्वेंटली विद इन दिस ईयर। नेहरूवियन एरा जो है उसमें अगर आप पी बालाकृष्ण वाली रीडिंग पढ़ोगे, द फोकस ऑफ द नेहरू महालनोबिस मॉडल वॉज कैपिटल एंड बेसिक गुड्स पे फोकस था। बट 1991 के बाद से आप देखोगे कि कैपिटल गुड्स से मूव करके मेरी प्रोडक्शन कंज्यूमर गुड्स पे जा रही है, मतलब ट्रेंड ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर कंज्यूमर गुड्स रादर देन कैपिटल इंटेंसिव गुड्स। एंड ये देखो, दिस ट्रेंड इज़ वेरी कंसर्निंग। सो फर्स्ट आप देखते हो डिक्लाइन इन शेयर ऑफ मेटल एंड मशीनरी इन इंडिया एज रिफ्लेक्टेड इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, दैट इज IIP। ठीक है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में आप देखते हो कि शेयर ऑफ मेटल मशीनरी कम होता जा रहा है। ग्रोइंग इम्पोर्ट डिपेंडेंस आफ्टर 1991, ऊपर भी यही बात करी थी ग्लोबल स्टेज पर जब हमने बात करी थी, टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस एंड इम्पोर्ट हैज़ रिजन। एंड थर्ड इज ग्रोथ रेट ऑफ मेटल यूजिंग इंडस्ट्री एज फॉलन। अगर आपकी यही मेटल मशीनरी वाली इंडस्ट्री का फॉल हुआ है तो यूज़ वाला डिमांड साइड पे, इन्हीं के ही डिमांड साइड पे मेटल यूजिंग इंडस्ट्री का भी फॉल हुआ होगा। नाउ दिस इज़ अ ट्रेंड विच हैज़ टेकन प्लेस। अब उसका पॉजिटिव नेगेटिव की आई डोंट वांट टू मेक वीडियो लॉन्ग, उसका पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखेंगे इस ट्रेंड का, बट ऐसा हुआ है। तो स्ट्रक्चर वाइज अगर आप आंसर करोगे, थर्ड डायमेंशन स्ट्रक्चर वाइज इज दिस। ना फोर्थ इज डिस्ट्रिक्ट लेवल का क्लोजर लुक, जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया था एंड आपको स्पेशल कंसंट्रेशन एंड लोकलाइजेशन की बात करी थी। फोर्थ डायमेंशन हम डिस्ट्रिक्ट लेवल को एक और ग्रैनुअल लेवल पे देखते हैं। क्या हुआ है, मोस्ट डिस्ट्रिक्ट हैज शोन इंक्रीज इन दी मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे अभी देखो एम्प्लॉयमेंट में 42% इंक्राइज, राइट। तो मैन्युफैक्चरिंग में अब यहाँ पर भी आप मैन्युफैक्चरिंग दो टाइप से देख सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट दो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, एक हाउस होल्ड एंड दूसरी है नॉन हाउस होल्ड मैन्युफैक्चरिंग। हाउस होल्ड मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि हैंडीक्राफ्ट जैसे हो गए, कोई घर में ही बनता है। ये कंसंट्रेटेड है आपके नॉर्थ एंड ईस्ट में। एंड नॉन हाउस वाली जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कंसंट्रेटेड है साउथ एंड वेस्ट में। ओके, साउथ एंड वेस्ट में कंसंट्रेटेड है। तो यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखोगे, आपको ये स्पेशल कंसंट्रेशन एंड लोकलाइजेशन बहुत मिलेगा। तो मोस्ट डिस्ट्रिक्ट में इंक्रीज इन मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट है, हाउस होल्ड मैन्युफैक्चरिंग नॉर्थ एंड ईस्ट में, नॉन हाउस होल्ड मैन्युफैक्चरिंग में साउथ एंड वेस्टर्न स्टेट्स में you will find an increase in the manufacturing employment. स्पेशल शिफ्ट एट लोकल लेवल देखने को मिलेगा। यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, स्पेशल शिफ्ट। बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, जो हम लोग ने टॉप 50 डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग, टॉप 50 डिस्ट्रिक्ट तो फ्रीज्ड है, जो पहले थे वो अभी भी हैं, बट इनके अंदर रैंकिंग में अप डाउन हुआ है। बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़ ये मूव अप हुए इन रैंकिंग, ये मूव अप हुए इन दी रैंकिंग। वाराणसी हैज शोन अ रिवर्सल, तो वो मूव डाउन हुआ। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं स्पेशल शिफ्ट देखने को मिल रहा है। देन इसी को ही लेते हुए, इसी का ही पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अ राइज, हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं इन 3 पॉइंट्स को लिखकर आप कंक्लूड कर सकते हो। अ राइज इन लोकलाइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एट डिस्ट्रिक्ट लेवल कुड बी अ रीजन। मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स आर इंक्रीजिंगली गेटिंग स्पेशली कंसनट्रेटेड। स्पेशली वो कंसनट्रेटेड इसलिए हो रहे हैं ताकि उनको इकोनॉमिक्स ऑफ एग्लोमरेशन मिले। एग्लोमरेशन मतलब इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिले। कंसनट्रेटेड रहेंगे तो सब इनके सप्लायर्स, वेंडर्स, ये इंडस्ट्री सारी पास रहेंगी, इनकी कॉस्ट बचेगी। तो यहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ एग्लोमरेशन है। These reconfiguration seem too meager to be show up in aggregate evidence। देखो ये नेशनल लेवल पे ये जो चेंजेस हो रहे हैं, ये शो अप होना बहुत ही ज़्यादा, ये वाली चीज़ें बिकॉज बहुत ग्रैनुअल लेवल पे ये यहाँ पे शो अप होना बहुत टाइम लगेगा इनको। तो कल्मिनेटिंग थॉट्स मेरे क्या है, मैंने अभी ऊपर आपको 2 टाइप के डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बताया था। एक होता है मैच्योर एंड एक होता है प्री मैच्योर। प्री मैच्योर में एग्जाम्पल दिया था आपका लैटिन अमेरिका का। मैच्योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का एग्जाम्पल है आपकी एशियन कंट्रीज,
बहुत अच्छा एग्जाम्पल एशियन कंट्रीज़ है। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 जापान वगैरह को आप अगर देखें तो आप कल्मिनेटिंग थॉट्स में यही है कि हम लोग डी इंडस्ट्रियलाइज नहीं कर रहे हैं, अभी हम नहीं कह सकते। हम लोगों का अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टॉल हुआ है, अभी हम लोग स्टैगनेंट हो गई है हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सो दिस इज़ द थॉट दैट यू शुड रियली राइट इन योर एग्जाम। India is at crossroad of successful Asian industrialization path of industrialization and the Latin American trajectory of deindustrialization and dependent development unless it makes concentrated efforts at regaining the focus. So अभी हम लोग क्रॉस रोड पे, मैंने एक डायग्राम भी बनाया। अभी हम लोग या तो इस पाथ पे भी जा सकते हैं, इस पाथ पे भी। दिस इज़ द पाथ ऑफ सक्सेस, दिस इज़ द पाथ ऑफ फेलियर या डाउन टर्न बोल सकते हैं। तो पहला पार्ट है आपका एशियन पार्ट अपनाओ, एंड सेकेंड पार्ट है अभी हम लोग कह नहीं सकते हम डी इंडस्ट्रियलाइज करें। सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन पार्ट। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पार्ट, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे क्वेश्चन आता है। बहुत बार तो यही वाली स्टेटमेंट जो होती है वही उठ के आ जाती है, एंड अगर नहीं आती है तो ये आपको हमेशा ये वाली स्टेटमेंट कल्मिनेटिंग थॉट में लिखनी है। बट लेट्स बिगिन फ्रॉम द बिगिनिंग। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का जब क्वेश्चन आएगा, यू शुड फर्स्ट, कोई भी क्वेश्चन आने से पहले हमेशा यू शुड हैव इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन लिखना नहीं है ऐसे इंट्रो है, ये बॉडी है, कंक्लूजन है, सफिशिएंट गैप में शो होना चाहिए। नाउ पर्पस ऑफ इंट्रोडक्शन है आप लिंक कर सको क्वेश्चन को उठाकर, क्वेश्चन की लाइन को उठाकर आप आगे क्या प्रेजेंट करना चाहते हो। सो क्वेश्चन के जो कीवर्ड्स होते हैं वो आप इंट्रोडक्शन में स्टार्ट करने शुरू करो। पहले कीवर्ड इंट्रोड्यूस करो एंड फिर हम लोग क्या करेंगे, बॉडी में उन कीवर्ड को एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे, प्लस इसका एनालिसिस करना शुरू करेंगे उन्हीं कीवर्ड्स का। तो जो भी इंट्रोडक्शन में, मैं इस पेन से लिख देती हूँ बिकॉज ये तो चला जाएगा। इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन फेज में आपको क्वेश्चन के कीवर्ड्स उठाने हैं, 2 बार क्वेश्चन पढ़ना है, उसका सारा कीवर्ड उठाना है, एंड फिर आपको लिंक करना है आप आगे क्या करने वाले हो। आपको लिंक करना है इन द वर्ड्स ऑफ इस रीडिंग के जो ऑथर है, इन द वर्ड्स ऑफ दिस, इन द, ऐसे नहीं लिखना इन द पेपर रिटन बाय हिम, ऐसे नहीं, इन द वर्ड्स ऑफ, बस ऑथर का नाम लिख दो। नहीं याद आ रहा मत लिखो, स्पेलिंग नहीं आती मत लिखो, बट आपका ये स्टार्टिंग इम्प्रेशन देगा। तो क्वेश्चन से आपको कीवर्ड उठाना है, हाईलाइट करो उन कीवर्ड्स को, लिंक करो। सेकेंड, बॉडी के अंदर में फर्स्ट काम आपका होना चाहिए इन कीवर्ड को एक्सप्लेन करना। एक्सप्लेन का मतलब है पैराग्राफ नहीं लिखना, एक्सप्लेन का मतलब है इनकी डेफिनेशन देना। एंड देन आप अपने एनालिसिस पार्ट पे जाओगे। डिसएग्रीगेटेड वाला है, अभी मैं बताती हूँ कैसे एनालिसिस पे जाओगे। एंड देन कंक्लूजन में आप अपने कल्मिनेटिंग थॉट्स दोगे। आई थिंक दैट, यू थिंक दैट वाला नहीं, प्रोफेशनली आप कल्मिनेटिंग थॉट लिखोगे। जैसे मैंने लास्ट में वो लाइन लिखी है, वो बहुत इजी लाइन है, आप 2-3 बार पढ़ो आपको याद भी हो जाएगी, राइट। कल्मिनेटिंग थॉट्स दो या फाइनल एनालिसिस दो कि अभी स्टॉल हुआ है मेरा, स्टैगनेंट हुआ है, डी इंडस्ट्रियलाइज नहीं हुआ। तो क्वेश्चन का जो एक लाइन में अगर आप उसको कंसाइज कर सकते हो, दैट इज आवर कंक्लूजन। कंक्लूजन, इस पूरी चीज़ को कंसाइज, कभी कभार बहुत सारे लोग बोलते हैं इन दोनों चीज़ों को कंसाइज करके कंक्लूजन लिख दो, वो वही लोग लिख सकते हैं जो बहुत ज़्यादा मास्टरी करके जा चुके हैं। इस वाले चैप्टर में कंक्लूजन आए तो मोस्ट प्रोबेबली राइट द लास्ट कल्मिनेटिंग थॉट। सो ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा। अब आपको लिखना कैसे है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट कीवर्ड ही आपका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बनता है। प्लीज़ एक्सप्लेन दिस, ये मैंने जो स्टार मार्क करा है, पहले डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन लिखने के बाद यू शुड राइट देयर इज मेच्योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्री मेच्योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। नोट्स के फॉर्म में मत लिखाना, ऐसे बनाकर आप आंसर नहीं लिखोगे। आपका जो ये आंसर्स मांगते हैं इंडियन इकोनॉमी में, दीज आर एस्से टाइप आंसर्स। वो एस्से टाइप आंसर्स मांगते हैं आपसे। तो एस्से टाइप आंसर मेजॉरिटी पैराग्राफ फॉर्म में होता है।
एक दो बीच में डायग्राम बन सकते हैं, बट आप अपने आंसर का जो मेन पैराग्राफ है उसको इस तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकते हो। हम नोट्स में प्रेजेंट कर सकते हैं बट हम आंसर में नहीं। सो आप कैसे लिखोगे, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन लिखा, देन आपने इधर 1 लिखा मैच्योर एंड सेकेंड प्री मैच्योर, उसको एक्सप्लेन कर दिया दोनों को। पॉइंट्स यूज़ करो, पॉइंट्स का हेल्प लो आप, बुलेट पॉइंट्स लो, ये बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं, इस तरीके से लिखो, स्टार बना के लिखो, इस तरीके से एरो बना के लिखो, जैसे भी लिखना है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको वहाँ पे नोट्स रिप्रोड्यूस नहीं करने हैं। डेफिनेशन लिखी, इसका कंटेंट रिप्रोड्यूस करना है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड देन मैच्योर, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऐसे, प्री मैच्योर इस तरीके से लिख कर आओगे आप, ठीक है। ज़्यादा भी बहुत बड़ा भी आंसर नहीं करना है हमको। एंड देन ये वाला जो पार्ट है ऑन अ ग्लोबल स्टेज वाला, देना चाहो तो दे दो, नॉट दैट इम्पोर्टेंट, राइट। ये वाला पार्ट नॉट दैट इम्पोर्टेंट, मे बी चाइना का एग्जाम्पल दे दो कि ये हमारी प्रॉब्लम है, देना चाहो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये नॉट दैट इम्पोर्टेंट आंसर में मेरे को नहीं लगता। आपको लगे कि कहीं पे ये यूज़ आ रहा है तभी इसको यूज़ करना। एनालिसिस का मेजर क्रक्स आपका ये है इम्पोर्टेंट, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। सो ये बताने से पहले आप अपना पहले क्राइटेरिया लिखोगे कि आप किन किन क्राइटेरिया पे एनालिसिस दे रहे हो। सो अगेन मेरे को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आंसर का मेरा स्पेस छोटा पड़ रहा है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सो आपके ऐसे टाइप आंसर है, तो जैसे एक एग्जांपल है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, पहले आपने इंट्रो का जो मैंने बताया वैसे करोगे, फिर आप बॉडी में जाओगे। इंट्रो 2-3 लाइन से ज़्यादा का मत लिखना, टाइम वेस्ट मत करना। बॉडी में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की डेफिनेशन लिखी, मैच्योर बताया, प्री मैच्योर बताया, एग्जाम्पल दे दिया, बहुत एग्जाम्पल देने का ज़रूरी है इसमें, लैटिन अमेरिका का। देन अब आप क्या करोगे, आप अपना लिखोगे डिसएग्रीगेटेड एनालिसिस। फर्स्ट इसमें देखो आपका क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया ऑफ एनालिसिस। क्राइटेरिया ऑफ एनालिसिस में फर्स्ट क्राइटेरिया आपका हो जाएगा आउटपुट। अब आउटपुट क्राइटेरिया को यहाँ से डेफिनेशन जो है आपकी ये लिख कर आओ, आउटपुट क्राइटेरिया है क्या। आई एम रिमूविंग दिस पार्ट। आउटपुट क्राइटेरिया लिखा, देन इसका बता दिया ये क्या डेफिनेशन है, देन जाओ नेशनल लेवल पे, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट। फिर सेकंड क्राइटेरिया पे आओ, एम्प्लॉयमेंट क्राइटेरिया, अगेन एक्सप्लेन करो। फिर नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट पे जाओ, थोड़ा सा पेस कंसाइज कर दो, नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट। फिर आप एम्प्लॉयमेंट पे जाओ, क्राइटेरिया, इसको एक्सप्लेन करो, नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट को एक्सप्लेन करो, बिकॉज ये 1-1 लाइन है, एक एक लाइन से ज़्यादा का यहाँ पे आपको भरना नहीं है, आपका बहुत कंटेंट हो जाएगा लिखने के लिए। ये सब अच्छे से इनको हाईलाइट कर दो, जो भी आपके स्टेट के आउटपुट है ये सब हाईलाइट कर दो, नेम्स हाईलाइट कर दो, परसेंटेज याद है इनको अच्छे से हाईलाइट कर दो। मेक दिस, ये हम अभी लास्ट में करेंगे। ये करने के बाद आप थोड़ी सी एडेड डायमेंशन, एक फिर आप एनालिसिस का क्राइटेरिया ऑफ एनालिसिस, आउटपुट, एंड देन सेकंड करो डायमेंशंस। उसमें जो 4 डायमेंशंस है उनको एज इट इज़ लिखो। फर्स्ट स्टेबिलिटी, तो देखो नोट्स के को करने के लिए इसको अच्छे से आप लिखो स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। देन स्पेशल रीएलोकेशन, ये तो आप अगर अच्छे से 2-3 बार पढ़ के याद कर लो इनके, बिकॉज इस वाले पार्ट में डायमेंशंस वाले में कीवर्ड बहुत ज़्यादा है। जैसे स्टेबिलिटी वाला तो फेयरली ईजी है, बट सेकंड पॉइंट में कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा है, हाईली कंसनट्रेटेड इन फ्यू स्टेट, स्पेशल रीएलोकेशन सीम्स डिसर्नेबल। देन स्ट्रक्चर की बात करो, लिखो कि वी हैव सीन अ मूव फ्रॉम कैपिटल एंड बेसिक गुड्स टू कंज्यूमर गुड्स इन आर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्शन पोस्ट 9। इन सब का पैराग्राफ बनाना है आपको, लाइन लिखनी, इस तरीके से नहीं लिख कर आओगे आप।
3 भी लिखा, आप उसमें पैराग्राफ लिखो, फिर ABCD पॉइंट लिख दो। एंड देन ये वाला पार्ट अगर आप थर्ड पॉइंट अगर आप शॉर्ट में भी लिख कर आ जाओगे सही, नो प्रॉब्लम, बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्ट्रिक्ट लेवल का क्लोजर लुक, एंड वो ऑलरेडी बहुत बड़ा है कंटेंट वाइज, दिस इज़ वेरी बिग। तो ये पहले 3 अगर आप छोटे भी डायमेंशंस में बस 1 2 3 करके कीवर्ड्स की 1 2 लाइन बनाकर भी लिखाओगे, दैट इज़ इनफ। थर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन लास्ट में आकर यू हैव इंट्रो, बॉडी, डायमेंशंस आपने कर दी। थर्ड में आपका कल्मिनेटिंग थॉट्स कर लो। कल्मिनेटिंग थॉट्स करके वो वाली लाइन दैट इंडिया इज एट द क्रॉस रोड्स ऑफ दिस, या तो वो वाली लाइन आ जाएगी एट क्रॉस रोड्स। एंड ये भी बताना ज़रूरी है कि हुआ क्या है, एनालिसिस का निकल के क्या आया है। ये एनालिसिस में तो आपने बता दिया, वो वाली लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। एनालिसिस के बाद कंक्लूजन में ये वाली लाइन देना, दिस लाइन। बिकॉज ये तो हमारी थोड़ी सजाने वाली लाइन हो गई, इंडिया एज अ क्रॉस रोड, बट उस एनालिसिस का ये सब करने के बाद, आउटपुट एम्प्लॉयमेंट का ये सब फैक्ट देखने के बाद, देखो ये सब चीज़ें मेजरली जो है ये हमारी फैक्ट्स हैं, ये मेजरली ये सारी चीज़ें हमारी फैक्ट्स हैं। तो ये करने के बाद आपका आया क्या, दिस इज़ द पार्ट ऑफ एनालिसिस, ये है आपका। तो यहाँ कल्मिनेटिंग थॉट्स में ये वाली बात लास्ट में लिखकर, लास्ट में भी लिख कर आना, एंड एनालिसिस के बाद भी लिखाना। तो इस तरीके से यू हैव टू राइट द आंसर। ये मेरा एग्जाम्पल था आपको समझाने का कि आपको नोट्स, रीडिंग की समरी नहीं लिख कर आनी होती, यू हैव टू राइट ऐसे लाइक टाइप आंसर। तो यहाँ पे जो आपका रीडिंग में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, यू हैव टू टेक दोज पॉइंट्स एंड फिर आपको आंसर रिप्रोड्यूस करना होता है। एंड आंसर में इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, एंड इस वाले चैप्टर में ये तो फैक्चुअल चीज़ें आप लिख कर आओगे, ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, बट ये वाला पार्ट एनालिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लिखना, ये बताना, लिख कर बताना कि हम लोग स्टैग्नेंट हैं, हम लोग स्टैग्नेंट हैं। तो इस तरीके से यू हैव टू राइट दी आंसर्स, यू डोंट हैव टू राइट द समरी ऑफ द रीडिंग, ना ही आपको ये नोट्स एज इट इज़ जाकर इस तरीके से बनाकर रिप्रोड्यूस करना है। ये आपकी विजुअल मेमोरी से आप लोग बहुत जल्दी याद कर लोगे। अब देखना, इस नोट्स को पढ़ना इस वीडियो के बाद में, यू विल बी एबल टू लर्न इट वेरी क्विकली। So all the best. Bye. I hope this was helpful and I'll see you in the next video. Bye.